नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सीरीज के पार्ट वन में मैंने आपसे चर्चा की थी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होता है, प्रारंभिक जांच क्या होती है और इसे क्यों कंडक्ट किया जाता है। पार्ट टू में चर्चा की थी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। और पार्ट थर्ड में चर्चा की थी कि चार्जशीट कब जारी होता है, आरोप पत्र कब जारी किया जाता है और इसे जारी करना क्यों जरूरी होता है। और इस सीरीज के पार्ट फोर में यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं कि चार्जशीट क्या होता है, आरोप पत्र क्या होता है और इसके साथ जो अलग अलग एनेक्सर्स होते हैं उसमें क्या लिखा होता है, उसका इंपोर्टेंस क्या होता है। जब सरकारी कर्मचारी को चार्जशीट मिलता है तो उसे डिकोड कैसे करें। तो हर एक पहलू पर डिटेल में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे चर्चा की है कि इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से स्टेप बाय स्टेप अवगत करवाना, आपको सक्षम बनाना, ताकि जरूरत पड़ने पर आप खुद को डिफेंड कर सके और अपने साथियों की भी मदद कर सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ मेंबरशिप भी जरूर ज्वाइन करें। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जशीट के बारे में। तो चार्जशीट को आप समझ सकते हैं कि आरोप के बारे में यह एक तरह का इंफॉर्मेशन है, जानकारी है जो कि सरकारी कर्मचारी को दी जाती है। और यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले चार्जशीट में क्या होता है, सबसे पहला मेमोरेंडम लगा होता है। आप उसे लेटर कह सकते हैं या आप उसे मेमोरेंडम कह सकते हैं और उसमें जो एक्शन लेने की बात है वो की जाती है। लिखा रहता है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एक्शन ली जाएगी, यानी कि एक्शन लेने का प्रपोज किया गया है। और उसके साथ कई सारे एनेक्सर्स लगे होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पहला मेमोरेंडम होता है, उसके साथ जो चार एनेक्सर होते हैं उसमें क्या होता है। पहला देख सकते हैं जो डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट आर्टिकल ऑफ चार्ज, या यानी कि हर एक जो आरोप होते हैं उसे अलग अलग पॉइंट में लिखा जाता है। तो उसी पॉइंट को आर्टिकल ऑफ चार्ज कहते हैं, जिसे मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ एक्चुअल में। और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्ट वन में केवल आरोप के बारे में लिखा होता है और उसका डिटेल जो होता है यहाँ देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। अब जो मिसकंडक्ट और बिहेवियर यानी कि जो उसका पूरा डिटेल होता है, उसका जो पूरा ब्यौरा होता है, जो पूरा फैक्ट होता है, सर्कमस्टेंसेज होता है, वो इसके एनेक्सर टू में होता है। यानी कि हर एक का जो एक्सप्लेनेशन होता है, हर एक चार्ज का जो एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं वो एनेक्सर टू में होता है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर कर्मचारी ने किसी तरह का एडमिशन किया है या कन्फेशन किया है, यानी किसी बात को खुद ही स्वीकार किया है, किसी आरोप को खुद ही स्वीकार किया है, तो उसका भी जिक्र रहता है उसमें। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरा ब्यौरा जो होता है वो एनेक्सर टू में होता है। अब एनेक्सर थ्री फोर में क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं एनेक्सर थ्री में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। यानी कि आरोप को साबित करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट है, यानी कि लिखित कोई चीज है, तो उसका ब्यौरा दिया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू चार्ज को साबित किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट का पूरी लिस्ट होता है उसमें। और जो एनेक्सर फोर होता है इसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेज होता है। यानी कि सब कुछ लिखित में नहीं होता है, कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो गवाह से साबित करवाया जाता है। अगर कोई गवाह है उसका, तो उसकी पूरी लिस्ट होती है कि कौन कौन से गवाह होंगे उस केस में, यानी कि जो कि आरोपित कर्मचारी के खिलाफ बयान देंगे, यानी कि साक्ष्य देंगे। तो उसका पूरा लिस्ट होता है। तो आप देख लिए कि मेमोरेंडम के साथ ये चार तरह का एनेक्सर लगा होता है। इससे मैं आपको आगे एक एक करके दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेमोरेंडम से कि मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूल 14 ऑफ सीसीएस सीसी रूल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा भी हुआ मेमोरेंडम एग्जैक्ट ऐसे ही होता है, सिर्फ कुछ कुछ इंफॉर्मेशन चेंज होता है, यानी कि जो फैक्ट होता है कुछ चेंज होता है। यहाँ देखिए पहला प्रोपोजल लिखा हुआ है कि किस रूल के तहत यानी कि एक्शन ली जाएगी। यानी कि यहाँ जो है रूल का कोटेशन है सबसे पहले, और इसी में लिखा हुआ है कि जो इम्प्यूटेशन और मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर है, यानी कि आरोपित कर्मचारी ने किस तरह का मिसकंडक्ट किया है या मिसबिहेवियर किया है जिसका आरोप लगा है, उसकी पूरी जानकारी कहाँ पर है,
तो एनेक्सर वन में है, यानी कि आर्टिकल ऑफ चार्ज में है, यानी कि जो क्या क्या मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेवियर किया है, तो वह एनेक्सर वन में है। और जो एनेक्सर वन में जो होता है उसी में आर्टिकल 1 2 3 लिखा होता है। जितने तरह का मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट होगा उसे अलग अलग पॉइंट में बताया जाता है, उसी को आर्टिकल ऑफ चार्ज कहते हैं। उसे भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और उसके सपोर्ट में जो स्टेटमेंट है, जिससे आप कह सकते हैं फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस, पूरा जो ब्यौरा है वो कहा जाता है कि यहाँ पर इसमें लिखा रहता है कि इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर जो आर्टिकल ऑफ चार्ज के सपोर्ट में है, जो पूरा ब्यौरा है वो एनेक्सर 2 में दिया गया है। तो अब दोस्तों ध्यान देने की चीज है, एनेक्सर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। यही आपको हर एक जो चार्ज लगाया गया है उसका जो ब्यौरा दिया गया है इसे ध्यान से देखना होता है। अगर कुछ भी गलती नजर आती है तो जब चार्जशीट का रिप्लाई दिया जाता है तो उसमें इसे जरूर मेंशन करे, इसे हाईलाइट करे। और चार्ज भेग नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आती है कि टाइम क्या है, प्लेस क्या है, किस सर्कमस्टेंस में जो हुई, अगर गलत ब्यौरा दिया जाता है तो उसको हाईलाइट जरूर करें चार्जशीट के रिप्लाई में। और इसी में लिखा रहता है कि थर्ड जो लिस्ट है उसमें उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे पहले बताया है कि थर्ड एनेक्सर में डॉक्यूमेंट का लिस्ट है और फोर्थ में लिस्ट ऑफ विटनेसेज है, ये इसमें लिखा रहा है। यहाँ देखते हैं एनेक्सर थर्ड एंड फोर्थ है। और इसमें दूसरा जो इंस्ट्रक्शन होता है कि आरोपित कर्मचारी इसका जवाब 10 दिन के अंदर देंगे, यानी कि जब मेमोरेंडम उनको मिलता है, वो रिसीव करते हैं तो 10 दिन के अंदर इसका जवाब देंगे, जिसे कहा जाता है रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, जिसके बारे में आगे की वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा। और इसमें यह भी इंस्ट्रक्शन रहता है क्या कि अगर हर्ड इन पर्सन, अगर इंक्वायरी चाहते हैं उनके पक्ष को सुना जाए तो ये भी क्लियर करे। अगर चार्ज स्वीकार करते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके पक्ष को सुना जाए तो ये भी क्लियर करे, क्योंकि इसके बाद ही जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है उसे अपॉइंट किया जाता है डिफेंस असिस्टेंट। अगर आरोपित कर्मचारी रखना चाहते हैं तो उसका भी चांस दिया जाता है, उनको प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है। और इसमें यह कहता है कि जो स्पष्ट किया जाता है कि उन्हीं चार्ज के बारे में इंक्वायरी की जाएगी जो आरोपित कर्मचारी, यानी कि जो चार्ज ऑफिसर हैं, जो एडमिट नहीं करते। अगर एडमिट कर लेते हैं तो इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर एडमिट नहीं करते हैं तो उन पॉइंट पर, यानी कि जिस चार्ज को एडमिट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, उस पर ही इंक्वायरी की जाएगी। और इसीलिए ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन रहता है, यानी कि स्पष्ट रूप से या तो चार्ज को स्वीकार करे या उसे डिनाई करे, या कि उसे इनकार करे। तो ये भी इंस्ट्रक्शन रहता है जो देख रहे हैं पैरा 3 में। अब आगे देखते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ में क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ। तो फोर्थ में देख रहे हैं कि यहाँ दे रहा है सर्कमस्टेंसेज। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी सोचते होंगे अगर जवाब नहीं भी देंगे तो क्या होगा, उसके बारे में यहाँ प्रोविजन लिखा है कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस अगर मान लीजिए सबमिट नहीं करते कर्मचारी, यानी कि जो डेट दिया गया, जो स्पेसिफाइड डेट है उससे पहले अगर स्वीकार नहीं करते, या इन पर्सन अपियर नहीं होते, यानी कि जो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने अगर इन पर्सन अपियर नहीं होते, या फिर जो फेल्स और रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 14, यानी कि रूल 14 में जो प्रोविजन है, प्रावधान है, अगर उसका पालन नहीं करते या पालन करने से इनकार करते हैं तो इस केस में कहता है कि जो इंक्वायरी है एक्स पार्टे किया जाएगा, मैंने एक तरफा इंक्वायरी की जाएगी। और पांचवा जो इंस्ट्रक्शन होता है ये देता है हवाला यहाँ सीसीएस कंडक्ट रूल 20 का, यानी कि किसी भी तरह का जो है पॉलिटिकल या किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस जो है लाने की कोशिश नहीं करे, कोई भी इस तरह का अटेम्प्ट ना करो। अगर अटेम्प्ट करेंगे तो इसे एडवर्स माना जाएगा सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, और सीसीएस कंडक्ट रूल 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों देखा कि ये है मेमोरेंडम, यही बात मेमोरेंडम में लिखा होता है कि जो कि कॉमन होता है सभी में। अब बात करते हैं यहाँ पर एनेक्सर की। तो यहाँ जो देख रहे हैं सबसे पहले एनेक्सर 1 में, अब मैंने बताया है कि हर एक तरह का जो मिसकंडक्ट होता है, यानी कि जो आरोप होता है, जितने तरह का मिसकंडक्ट होगा उसको अलग अलग लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, यहाँ देखिए आर्टिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इसका मतलब है 3 तरह का आरोप लगा है। अब आरोप क्या हो सकता है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने पैसे का गबन किया है, ठीक है, तो उसके बारे में आर्टिकल 1 में लिखा रहेगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट का फोर्जरी किया है तो आर्टिकल 2 में ये दूसरा अपराध बनता है, ये दूसरा तरह का मिसकंडक्ट होता है, जिसे आर्टिकल 2 में लिखा जाएगा। इसी तरह के जितने तरह का मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर होगा उसे अलग अलग आर्टिकल में लिखा जाता है, इसी ही कहते हैं आर्टिकल ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ में लिखा जाता है कि क्या मिसकंडक्ट है। अब इससे रिलेटेड जो डिटेल है, हर एक जैसे आर्टिकल 1 में लिखा है कि इन्होंने पैसे का गबन किया है, ठीक है, किन सर्कमस्टेंस में किया है, तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है और सर्कमस्टेंसेज है, इसका पूरा डिटेल यहाँ जो देख रहे हैं एनेक्सर 2 के आर्टिकल 1 में दिया जाएगा। अब आर्टिकल 1 में दिया जाएगा कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेज है, फैक्ट है, या क्या एविडेंस अवेलेबल है सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल आर्टिकल 1 में होगा। इसी तरह ये जो है
ब्रीफ ब्रीफ में ये चार्ज होता है, आरोप होता है, यहाँ पर इसका पूरा ब्यौरा जो होता है एनेक्सर 2 में होता है। हर एक आर्टिकल फिर देखते हैं यहाँ रिपीट हो रहा है, आर्टिकल 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसका फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज बताया जाता है। अब ये एनेक्सर 2 होता है। अब जो मैंने पहले भी बताया है कि एनेक्सर 2 को ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है कि इसी में सारा फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज होता है और इसी के आधार पर जनरली रिप्लाई बनाया जाता है। अगर किसी तरह की गलती लगता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या जिस अथॉरिटी ने चार्जशीट इशू किया है इसमें कुछ गलत गलत बताया है, तो रिप्लाई टू चार्जशीट में उसे हाईलाइट करना जरूरी होता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर जाते हैं सरकारी कर्मचारी तो बाद में उसे रेज नहीं कर सकते। अगर चार्ज समझ में नहीं आता है तो ये भी स्पष्ट लिख दीजिए कि चार्ज भेग है, यानी कि अस्पष्ट है और इसका जवाब नहीं दे सकते और इसे और क्लियर किया जाए। तो ये भी करना होगा जो अधिकारी चार्जशीट इशू करते हैं या जिन्होंने चार्जशीट इशू किया है तो उनके लिए ये मैंडेटरी होगा, क्योंकि जब तक चार्ज समझ में नहीं आएगा तो कोई कर्मचारी इसका जवाब कैसे देगा। तो इसलिए हाईलाइट करें रिप्लाई टू चार्जशीट में। इसीलिए जो ये एनेक्स्चर 2 होता है इसे बड़ी बहुत ही बारीकी से पढ़ना होता है और हर एक फैक्ट या सर्कमस्टेंसेस को जज करना पड़ता है। ये चूंकि एक अहम चीज होता है चार्जशीट में। पार्ट 2। अब पार्ट 3 यहाँ देखते हैं, जो ये एनेक्सर 3 है इसमें पूरा लिस्ट होता है डॉक्यूमेंट का। तो ये चार्जशीट के साथ ही सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट लगा रहता है और सारे जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी लगा रहता है। अब सरकारी कर्मचारी को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, यहाँ पर हर एक डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है और डॉक्यूमेंट किस तरह से रेलिवेंट है, और उसे देखते हुए अपने रिप्लाई रिप्लाई देना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी चार्ज को एडमिट ना करें, क्योंकि एडमिट नहीं करने के बाद इंक्वायरी होगा, वहां डिफेंड करने का मौका मिलेगा, सोचने का मौका मिलेगा। बहुत सारे कर्मचारी क्या करते हैं, रिप्लाई में ही अपना पूरा का पूरा एडमिट कर लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। दोस्तों इस चीज से मैं मना करता हूं बार बार कि क्षमा नहीं चलता है, क्योंकि ये एक रूल के तहत प्रोसीडिंग चलाया जाता है। इसलिए क्षमा करना, गलती एडमिट कर लेना, ये एक तरह का सुसाइडल अटेम्प्ट होता है, इसलिए कभी स्वीकार ना करें। इंक्वायरी में जो होगा होगा देखा जाएगा, और उसके बाद भी उसे जो है आप सोचने का वक्त मिल जाता है और फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज को जोड़ने का वक्त मिल जाता है, डॉक्यूमेंट को चैलेंज करने का वक्त मिल जाता है, और बाद में चाहे तो जुडिशियल फोरम में उसे चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार स्वीकार करने के बाद फिर वापस नहीं हो सकते हैं, वहां पे लॉ ऑफ स्टॉपेज लागू होता है कि आपका मुंह बंद हो जाता है एक बार किसी भी चार्ज को स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पूरे डॉक्यूमेंट को जरूर ही एग्जामिन करें कि डॉक्यूमेंट कितना रेलिवेंट है, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है, और उसके हिसाब से आप अपना डिफेंस बनाए, यानी कि रिप्लाई जो दे तो उन डॉक्यूमेंट को जरूर ही ध्यान रखें। और जो चौथा एनेक्स्टर जो चार्जशीट के साथ लगा होता है, ये लिस्ट ऑफ विटनेसेज होता है। इसमें पूरी गवाह की लिस्ट होती है। जब ही लिस्ट आपको मिलता है उन गवाह की कमजोरियों को खोजना शुरू करें कि गवाह किस तरह से रिलायबल नहीं है, आपसे क्या दुश्मनी है, आपके प्रति क्या दुर्भावना रखता है। तो इन सभी बातों को जोड़ना शुरू करें। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई एविडेंस होता है तो उसे आप जरूर खोजने की कोशिश करें, ताकि जो विटनेस है उसके ऑथेंटिसिटी को, उसके रिलायबिलिटी को, यानी कि कितना विश्वसनीय है वह गवाह, उसको इम्पीच किया जा सके। यानी कि चाहे जब इंक्वायरी होता है, जब आप चार्जशीट का यानी जब आर्गुमेंट आप देते हैं तो आर्गुमेंट में उसे आप इम्पीच कर सके। तो इसलिए गवाह को भी अच्छी तरह से जानना जरूरी होता है, क्योंकि वही लोग गवाही देंगे उन चार्ज को साबित करने के लिए, और इसी डॉक्यूमेंट का यूज किया जाएगा। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एनेक्सर 3 में है आपके खिलाफ आरोप को साबित करने के लिए, जिसका यूज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपके खिलाफ किया जाएगा। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। और लास्ट जो क्वेश्चन है ये भी मैं दे रहा हूं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर चार्ज भेग है, पहले भी बता दिया है कि अगर चार्ज स्पष्ट नहीं है, जैसे कि मान लीजिए डेट सही नहीं है, टाइम नहीं सही है, प्लेस गलत है, तो ये बिल्कुल ही भेग चार्ज कहलाता है। इससे स्पष्ट नहीं होता है कि किस तरह का मिसकंडक्ट हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। अगर यह भेग हो तो इसको जरूर ही रिप्लाई चार्जशीट के रिप्लाई में, जिसके बारे में बताया गया है रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में, जरूर ही इसका मेंशन करे। अगर नहीं हो तो रिक्वेस्ट करे कि इसे क्लियर किया जाए, यानी कि रिप्लाई में बिल्कुल ही लिखे कि इसे स्पष्ट किया जाए, अदरवाइज मैं इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही है चार्जशीट की पूरी कहानी, यही जो मेमोरेंडम होता है और ये जो 4 एनेक्सर होता है इसी के मिलके आरोप पत्र बनता है। तो जैसा देखते हैं इसी तरह होता है। लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में सिर्फ डॉक्यूमेंट का लिस्ट होता है, गवाह का लिस्ट होता है। सिर्फ जो एनेक्सर 2 है उसमें आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज होते हैं, जो हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज हो सकता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको चार्जशीट समझ में आ गया होगा कि चार्जशीट क्या होता है। यह जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, और यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।